Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to labor law. देखिए आजकल कुछ दिनों से मैं अलग अलग टॉपिक पर जो है वीडियो बनाकर अपलोड कर रही हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि एलएलबी के स्टूडेंट्स के बार बार एक रिक्वायरमेंट आ रही है कि मैडम हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए जिससे हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो उसी रेफरेंस में मैं डेली जिस टॉपिक पर मुझे रिक्वेस्ट आती है उसी टॉपिक पर मैं जो कोई ना कोई वीडियो बनाकर अपलोड कर रही हूँ। और बाकी जो हमारा कंटिन्यूटी जो हम कर रहे हैं सीआरपीसी, वो 2 दिन के बाद सीआरपीसी के कंटिन्यू लेक्चर अपलोड होंगे जिससे हमारा सीआरपीसी का सिलेबस भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज ही संडे है। ये वीडियो मैं एक दिन पहले बना रही हूँ तो मुझे कल का रेफरेंस आ गया है। तो ये वीडियो अगर कल अपलोड होता है तो फिर कल संडे होगा, अगर ये वीडियो आज अपलोड हुआ तो आज सैटरडे है। तो उसके बाद मंडे से जो है रेगुलरली सीआरपीसी की वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और बाकी अगर किसी प्रकार का कोई और वीडियो आप चाहते हो कि मैम बनाया जाए हमारे पेपरों के हिसाब से, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा जिससे मैं जो है आपके लिए भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। मैं अपने लेवल पे कोशिश कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स को पूरी तरह से हेल्प मिल सके, क्योंकि एक तो मेरे चैनल का पर्पज ही यही है कि मैं स्टूडेंट्स को उनकी जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम से उनको निजात दिलवा पाऊं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि मैम लेबर कोड की जो पावर्स है उसके ऊपर आप वीडियो बना दीजिए। तो उसको ऊपर वीडियो बनाने से पहले मुझे लगा कि क्यों ना पहले मुझे लेबर कोड के बारे में एक्सप्लेन कर देना चाहिए, जिससे दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगी और ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो लेबर कोड जो है वो किस प्रकार की कोर्ट है। लेबर कोर्ट आप कह सकते हो लेबर के इश्यूज को रिजॉल्व करने वाली कोर्ट है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो गया? एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम हुआ है? लेबर कोड जो है वो सेक्शन 7 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है उसके अंदर बताया गया है लेबर कोड के बारे में। इसको कौन जो है एस्टेब्लिश करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन देगी कि ये जो है लेबर कोड को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अगर वो चाहे तो एडजुडिकेशन के लिए एक से ज्यादा लेबर कोड का भी गठन कर सकती है। और वो लेबर कोड का क्या उद्देश्य होगा? इंडस्ट्री से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है उनको रिजोल्व करने के लिए लेबर कोड का गठन किया जाएगा। और सेकंड शेड्यूल में जो स्पेशल जो विषय डिस्क्राइब किए गए हैं वो सारे के सारे जो विषयों पर ही लेबर कोर्ट जो डिसीजन देगी। लेबर कोर्ट में एक व्यक्ति होता है सिर्फ जो अपॉइंट किया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल लेवल पर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और स्टेट लेवल पर है तो स्टेट गवर्नमेंट जो अपॉइंट करेगी। अब बात आ जाती है इसकी क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस क्या होगी? लेबर कोर्ट के जो भी जज होगा उसका प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर होगा उसकी क्वालिफिकेशन या तो वह है मौजूदा टाइम में या रह चुका है हाई कोर्ट का जज। अगर हाई कोर्ट का जज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज है या एडीजे है यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो जुडिशियल ऑफिसर है, कहीं भी किसी जुडिशियल ऑफिस को उसने संभाला है, तो कम से कम 7 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और ही हैज बीन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए लेबर कोर्ट। अगर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रह चुका है लेबर कोर्ट का तो कम से कम उसको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ही मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के मैटर में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर्स। जो 65 की ईयर्स की जो एज है वो उसने गेन कर रखी हो। तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस होगी? आप शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट्स नोट्स में आप किस तरीके से इसे लिखोगे? सबसे पहले आप शॉर्ट में बनाओगे कि अगर हाई कोर्ट का जज है, मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया कि अगर हाई कोर्ट का जज है तो क्या होगा। कुछ भी क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। डीजे डिस्ट्रिक्ट जज है या एडीजे है उसके लिए 3 साल का। ठीक है, जुडिशियल ऑफिसर का मतलब है कि कोई भी जेएमआई से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो उसको 7 इयर्स का। अगर लेबर कोर्ट का वो पहले कोई ऑफिसर रह चुका है तो 5 इयर्स का। इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए और उसकी 65 इयर्स की जो एज होनी चाहिए। ऐसा नहीं 65 की एज कंप्लीट नहीं होनी चाहिए कि अगर 65 से कम का है तो उसे अपॉइंट कर सकते हो।
डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या, उसकी क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं, किस आधार पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसको निकाला भी जा सकता है अगर वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है। ठीक है, सेक्शन 7 सी बात करता है कि कोई भी व्यक्ति उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा और वो कंटिन्यू नहीं कर सकता उस सर्विस को अगर वो लेबर कोड का प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन जाता है और ये उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है, तो या उसने 65 साल की उम्र जो है पूरी कर ली हो, इंसॉल्वेंसी हो गया, दिवालिया निकल चुका हो, उसकी डेथ हो चुकी हो, फिर तो ऑटोमेटिक जो है वो हट जाएगा उस पोस्ट से। रेजिग्नेशन, उसने त्याग पत्र दे दिया हो। एक्सपल्सन, उसको किसी फिजिकल इन्फॉर्मिटी की वजह से एक्सपल कर दिया हो, निकाल दिया हो। कंप्लीशन ऑफ वर्क, वो टाइम से काम पूरा ना कर दिया हो या एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, मान लीजिए 1 साल के लिए अपॉइंट किया गया था तो वो टाइम पूरा हो गया हो। सीजिंग टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, मौजूदा टाइम में जब मान लो वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं रहता, वो इंडस्ट्री के मैटर में इन्वॉल्व हो रहा है या इंडस्ट्री के मैटर में उसका कुछ बेनिफिट है, उसका कुछ शेयर है, उस मामले में वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक्सेप्टिंग फॉरेन बेनिफिट्स, या विदेश से कोई भी फायदे मिलने वाले और उस फायदे को वो एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए। कंटिन्यू टिल इल हेल्थ, गलत इल का मतलब वैसे बुरा होता है, इल हेल्थ का मतलब है उसकी जो हेल्थ है, उसका जो स्वास्थ्य है उसका साथ नहीं दे रहा है। चार्ज ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड इज प्रूव्ड, उसके विरुद्ध जो है नैतिकता का नैतिक तो है ही, वो अनैतिकता का चार्ज लग गया है कि वो किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, नैतिक कैरेक्टर सही नहीं है, तो उस प्रकार से उसको निकाला जा सकता है। फंक्शंस क्या क्या हैं, देखिए जो भी फंक्शन करता है लेबर कोड का ऑफिसर, वो लेबर कोड की पावर्स मानी जाती हैं। मेन फंक्शन ऑफ लेबर कोड इज टू होल्ड इट्स प्रोसीडिंग, तो जहां पर फंक्शन टर्म यूज हुआ है वो उसकी आप पावर ही समझिए। द मेन पावर ऑफ द लेबर कोड इज टू होल्ड इट्स प्रोसीडिंग्स एक्सपीडियसली, सबसे पहली पावर उसकी ये है कि वो जल्दी से जल्दी उसको फिनिश करेगा, प्रोसीडिंग को होल्ड कर सकता है प्रोसीडिंग को, और उसके पास पावर है कि वो जल्दी से जल्दी उसको खत्म कर देगा, और ये उसका काम है, और ये उसकी पावर भी कह सकते हो आप, ये उसकी ड्यूटी भी कह सकते हो। पावर ड्यूटी ये एक दूसरे से मिली जुली होती है। सबमिट इट्स अवार्ड एज प्रोसीडिंग कंक्लूड्स, जैसे प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी वो अपना अवार्ड जो है, जो जजमेंट है, वो सबमिट कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को। अगर आप पावर की बात करते हो, सिर्फ पावर्स हमें लिखना है, ठीक है, तो ये सेक्शन 11, 11A, 15 और 16 से 21 जो है वो पावर्स और ड्यूटीज को बताता है। ये हमें लिखना है, पावर्स और ड्यूटीज को बताता है। स्पेशली पावर किस में दिया गया है वो मैं आपको अलग से बता देती हूँ, अलग से लिखवा देती हूँ कि किसमें इनकी पावर समाहित की गई है। पावर के लिए मैं अलग से आपको पॉइंट बता दूंगी, इससे पहले हम पावर और ड्यूटीज को एक बार पूरे पढ़ लेते हैं क्या कुछ है। सेक्शन 11, 11A, 15 और 16 से 21 जो चैप्टर 4 के वो पावर्स और ड्यूटीज की बात करता है। सबसे पहली उसकी पावर है कि जो सिविल कोड के हिसाब से क्या कर सकता है, जो पावर सिविल कोड के पास होती है वो सारी पावर वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो सिविल कोड की पावर उसके पास है किस प्रकार की, एक तो वो अटेंडेंस बुला सकता है, यानी कि किसी भी पार्टी को कह सकता है आप आइए जी अपनी हाजिरी दीजिए यहाँ आकर, वो उसे कसम दिलवा सकता है कि जो भी आप बयान दोगे वो सही दोगे, और उसके बाद उनका एग्जामिनेशन भी कर सकता है कि इन्होंने जो बयान दिया है वो सही दिया है। फिर कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर मान लीजिए कोई विटनेस है या कोई भी पार्टी है उसके पास कुछ एविडेंसेस है तो वो नहीं कह सकता है कि अपने एविडेंसेस आप पेश करो, ठीक है। एंटरिंग द प्रीमाइसेस, उसके पास ये पावर भी होती है कि वो किसी भी प्रीमाइस में, प्रीमाइस का मतलब एरिया में, इंडस्ट्री के एरिया में जा सकता है पर उसे नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो ये प्रोसीडिंग करेगा ये जुडिशियल टाइप की होती है, और इस प्रोसीडिंग को सेक्शन 193 और सेक्शन 228 आईपीसी की प्रोसीडिंग के हिसाब से समझा जाता है। अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी के सेक्शन 345, 346 और 348A जो है वो सिविल कोड के तहत के तौर पर उसको माना जाता है, तो वो भी उसी हिसाब से इसे भी सिविल कोड आप मान सकते हो। इट हैज टू सबमिट द अवार्ड, अवार्ड सबमिट करने की इसकी ड्यूटी है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वो अवार्ड सबमिट करेगा और उसका फंक्शन भी है। पावर टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ, वो इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर सकता है और पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। इट हैज टू कीप सम मैटर कॉन्फिडेंशियल, कुछ मुद्दों को इसे छुपा के रखना पड़ता है, गुप्त रखना पड़ता है। अगर पार्टीज की रिक्वेस्ट आ जाती है कि हमारे इस विवाद को आप छुपा कर रखिए तो ये उसकी ड्यूटी बनती है। टू गिव अप्रोप्रिएट रिलीफ इन केस ऑफ डिस्चार्ज और डिसमिसल, जब आप कर्मचारी को डिस्चार्ज कर देते हो और डिसमिसल कर देते हो तो उसके लिए ये अप्रोप्रिएट रिलीफ जो है दे सकता है, ये उसकी क्या है, पावर है।
तो ये है उसकी पावर्स इस और ड्यूटीज। इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से मैटर है जिस पर जो है लेबर कोर्ट एक्शन ले सकती है। द प्रोप्राइटी और लीगलिटी ऑफ एन ऑर्डर, अगर एम्प्लॉयर ने कोई स्टैंडिंग ऑर्डर पास कर दिया है तो उसकी लीगलिटी को ये देखेगा। कोई जाके कह देता है लेबर कोर्ट के पास कि जो ऑर्डर जो है एम्प्लॉयर ने पास किया है वो गलत है, तो उसको आप चेक कीजिए। उसके बाद जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी ऑर्डर दिया जाता है उसे स्टैंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। फिर ये कह सकता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन आ सकती है कि जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर है उसको आप इंटरप्रेट कीजिए, उसकी व्याख्या करके हमें बताइए। फिर डिस्चार्ज और डिसमिसल से रिलेटेड मैटर को ये सॉल्व कर सकता है और वो दोबारा से रीइंस्टेट कर सकता है, किसी भी वर्कर को उसकी ड्यूटी पर पुनः भेज सकता है और उसे रिलीफ भी प्रोवाइड कर सकता है अगर रॉन्गफुली गलत तरीके से उसके एम्प्लॉयर ने उसे डिसमिस कर दिया हो तो। विड्रॉल ऑफ एनी कस्टमरी कंसेशन और प्रिविलेजेस, अगर मान लो कोई कस्टमरी कंसेशन है वो देना है तो उसको भी वो विड्रॉ कर सकता है। इलीगलिटी और अदरवाइज ऑफ ए स्ट्राइक और लॉकआउट, अगर कोई स्ट्राइक और लॉकआउट है उसको इलीगल घोषित करना है, उसके मामले में भी एक्शन ले सकता है। और अलग कोई मैटर जो थर्ड शेड्यूल में स्पेसिफाई की गई है उन मैटर्स को छोड़कर, थर्ड शेड्यूल में जो स्पेसिफाइड है वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हैंडल करेगी, उन मैटर्स को छोड़कर बाकी हर कोई मैटर जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है लेबर कोर्ट उसको एक्सरसाइज कर सकती है और उसको रिजोल्व कर सकती है। ये है बेसिक कंसेप्ट लेबर कोर्ट का और उसकी पावर्स क्या है वो अलग पॉइंट्स में अभी आपको नोट कर देती हूँ। बोर्ड है मेरे पास, उसी बोर्ड पर मैं नोट करती हूँ और आप जो है उसको अपनी कॉपीज में या जैसे भी आपको ठीक लगे आप नोट कर सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए और वो पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अब आप नोट कीजिए पॉइंट्स को। पावर ऑफ लेबर कोर्ट, पावर्स ऑफ लेबर कोर्ट। देखिए अगर लेबर कोर्ट की पावर की आप बात करते हो तो छोटे क्वेश्चन में आ सकता है 5 नंबर में, लेकिन इस बार एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज है तो इस हिसाब से इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। तो सबसे पहला पावर एज ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट की जो पावर है उस पावर को वो एक्सरसाइज कर सकता है। कौन सी है वो पावर? सबसे पहली पावर है एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस। किसकी अटेंडेंस को एनफोर्स करेगा? किसकी अटेंडेंस को वो कंपलसरी करेगा? ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति की जो उस मैटर से रिलेटेड हो, ठीक है। और एग्जामिनिंग हिम ऑन ऑथ एंड एग्जामिनिंग ऑन ऑथ। सबसे पहला 1 पॉइंट लिखोगे उसका सब पॉइंट लिखोगे आगे। सेकंड पॉइंट कंपेल कर सकता है, कंपेलिंग द प्रोडक्शन, कंपेलिंग द प्रोडक्शन, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट। कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है, मटेरियल मतलब एसेंशियल, आवश्यक। इशू कमीशंस, सीपीसी में प्रोविजंस होते हैं ना कमीशंस इशू करना, कमीशंस इशू किए जाते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी का कोई डिटेल लेना है या किसी भी विवाद से रिलेटेड कोई बयान लेके आने हैं, इशूइंग कमीशंस, कमीशंस इशू कर सकता है। इसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ठीक है। अदर मैटर्स, कोई और भी मैटर है जो प्रिस्क्राइब किए गए उसको भी वो क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है। ये है बेसिकली स्पेशल पावर। इसके बाद आगे पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 हम क्या लिखेंगे इसमें? ये पावर जो दी गई है ये सेक्शन 11 में दी गई है। अब हम पॉइंट नंबर 2 को लिखते हैं। उसमें पावर है इसकी लेबर कोर्ट की, पावर ऑफ लेबर कोर्ट, पावर ऑफ लेबर कोर्ट टू गिव इंटरिम रिलीफ। इंटरिम रिलीफ क्या होता है? इंटरिम रिलीफ जब कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है लेबर कोर्ट के सामने और वो फाइनल नहीं हुई है, फाइनल रिजल्ट तक नहीं आई है, उससे पहले ही कोर्ट को लगता है कि इंटरिम रिलीफ जो दिया जाना चाहिए इन मैटर ऑफ, कौन से मैटर में? इन मैटर ऑफ डिस्चार्ज एंड डिसमिसल,
डिस्चार्ज एंड डिसमिसल के मैटर में जो क्या कर सकता है, जो लेबर कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो उनको क्या करेगा, रिलीफ प्रोवाइड करवा देगा। किसको? ऑफ वर्कमैन को अगर गलत तरीके से डिस्चार्ज कर दिया गया है तो सेक्शन 11A जो है इससे डील करता है। फिर है पब्लिकेशन ऑफ अवार्ड, पावर टू पब्लिश अवार्ड, जो भी अवार्ड है, जो भी जजमेंट है उसको वो पब्लिश कर सकता है। ठीक है, नंबर 4 में हम बात कर। नेक्स्ट पावर आप क्या लिखोगे? पावर टू ग्रांट interim relief in matter of wages, in payment of wages, पेमेंट के लिए भी वो क्या कर सकता है, कह सकता है। ठीक है, नंबर 5 पे हम क्या लिखेंगे? पावर टू एंटर इनटू प्रेमाइसिस, पावर टू enter into premises but prior notice must be given, प्रायर नोटिस भी उसमें दिया जाना चाहिए। 6 पॉइंट है power to keep matter confidential if parties requested, नेक्स्ट है पावर टू पास any other order relating to matters other than शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के अलावा अदर देन जो मैटर्स है उनके ऊपर भी किसी प्रकार का ऑर्डर जो है वो पास किया जा सकता है। तो ये है पावर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पावर्स के बारे में जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और उसके बाद जो मैं आपके वो डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आए और मुझे उससे मोटिवेशन भी मिले और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए और भी ला सकूँ। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई और टॉपिक पर वीडियो मैडम बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।